सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं सबका। एक दिन सभी की जीत होगी, सभी लोग मेहनत करेंगे तो सभी को मिलेगी उनकी मंजिल। गणित की आज की क्लास में हम बहुत ही धांसू वाले सवाल लेकर आए हैं 5, जो कि पेपरों में अक्सर पूछे गए हैं। हमने गणित पर एक ऐसी सीरीज तैयार कर रखी है जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, और उनको हम शॉर्ट ट्रिक से आपको करना बताते हैं। अब जरा देखिए आज का प्रश्न पहला। 16 मजदूर एक काम 16 दिन में कर सकते हैं। सबने मिलकर काम शुरू किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए। याद करना, 6 दिन बाद 4 मजदूर नए और आ गए, तो शेष काम जो बचा काम था वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। पहली बात समझिए, एक फॉर्मूला इसमें हमने एक दो वीडियोज में पहले भी बताया है। जिसमें का हमने जिक्र किया था M1D1 बराबर M2D2। यहाँ पर हम ये सवाल करते हैं, M1D1 का मतलब होता है शुरुआत में जो लोग लगे थे और शुरुआत में उनको जितना समय लग रहा था। दूसरी बात, बाद में जो लोग लगे थे तथा बाद में जितना उन्हें समय लग रहा था। जरा यहाँ पर सवाल देखिए, एक काम को 16 लोग करना शुरू करते हैं और वो काम 16 दिन में खत्म हो सकता है, परंतु उन्होंने 6 दिन काम कर लिया था। याद रखना है, कितने दिन काम कर लिया था? 6 दिन काम कर लिया था। इसका मतलब 16 लोगों ने मिलकर 6 दिन काम कर लिया। 16 लोग जिस काम को 16 दिन में कर सकते थे वो 6 दिन काम कर चुके। अर्थात अब 16 लोगों ही लगे रहते तो कितने दिन का काम बचा होता? तो 6 दिन काम हो गया है, ये 6 दिन का काम बचा होता है। याद रखना, इस सवाल को ऐसे किया जाता है, जितने दिन काम हो गया उसे घटा दीजिए, बराबर 16 लोग पहले से ही थे परंतु 4 लोग और आ गए। देखो मैं यहाँ पर 4 लोग और कर देता हूँ, तो पूछा गया है दिन कितने लगेंगे। सवाल को दोबारा से समझ लीजिए। 16 लोगों ने काम करना शुरू किया, उन्होंने 6 दिन तक काम किया। 6 दिन काम करने के बाद 6 लोग और आ गए, अर्थात 4 लोग और आ गए। 6 दिन काम करने के बाद 4 लोग और आ गए, तो जो शेष बचा हुआ काम था कितने दिन में हो जाएगा। जरा यहाँ से गौर करिए, 16 लोगों का जो 10 दिन का काम था उस काम को 20 लोग कितने दिन में कर पाएंगे, ये सवाल हो गया है। जरा देखिए, इससे ये कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 8, और हमारा उत्तर कौन सा है? 8। यही हमारा उत्तर है। कैसा लगा? अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा तो जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करके जरूर बताना। मैं सवाल को एक बार और समझा देता हूँ। 16 लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया था, उन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो 16 लोग जिस काम को 16 दिन में कर पा रहे थे वो 16 लोगों का 10 दिन का काम बचा केवल। लेकिन अब 16 लोग नहीं रहेंगे। कुछ दिन के बाद, जो 6 दिन के बाद 4 लोग और आ गए, क्योंकि 16 आदमी पहले से ही थे, 4 लोग और आ गए, 16 और 4 20 हो गया। तो जिस काम को 16 लोग मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं उसी काम को 20 लोग कितने दिन में करेंगे, ये सवाल था। हमने यहाँ से काटापीटी मचाई और DQ आ गया उत्तर। पहला उत्तर है। कैसा लगा आपको सवाल, जरा कमेंट करके बताइए। अब देखिए, बोर्ड पर आ चुका है आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। ये SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार आप जब इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपको आंसर पेपर में मिल जाएगा। वह संख्या बताओ तो 80 से 20% ज्यादा है। इसके विकल्प होंगे 90, 96, 36 और 16। जरा देख लीजिए इस सवाल को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर सिंपली 80 का 20% ज्ञात करें। 80 का जब 20% ज्ञात करेंगे तो ये इससे खत्म हो जाएगा। 8 दूनी 16 आ गया, परंतु ये 80 का 20% है। हमसे पूछा गया है कि 80 से 20% ज्यादा जो संख्या हो, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 80, और 80 से 20% ज्यादा का मतलब 96। देखिए ये हमारा उत्तर हो गया B। याद रखना है, आपको इसमें 16 भी दे रखा है। इस तरीके से एग्जामिनर ज्यादा तेजी दिखाता है। इस सवाल को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। देखिए 80 से 20% ज्यादा, इसका मतलब 80 का 120% हमारा उत्तर होगा। तो 80 का 120% आप फटाफट कर देंगे। 1 2 1 2 12 8 96, यही हमारा उत्तर है। बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक सवाल और करिए, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ और इसका उत्तर मुझे भेजना। आप लोग लिखकर मुझको ये पूछना है, अगर क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, वह संख्या बताओ जो 1260 से 30
प्रतिशत अधिक है। विकल्प नहीं दे रहा हूं, वह संख्या बताओ जो 1260 से 30% अधिक है। इंतजार रहेगा आपके प्रश्न का, इंतजार, ठीक है। देखिए बोर्ड पर है आपके लिए तीसरा सवाल। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग औसत 27 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बोर्ड पर पढ़ लीजिए ठीक से। चार क्रमागत सम संख्याएं हैं, उन क्रमागत सम संख्याओं का योग औसत 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। जरा देख लीजिए सम संख्याएं कैसी होती हैं, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। और सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, +2 +2 +2। मैंने ये तो आपको वैसे ही समझाने के लिए किया है, गौर से समझ लेना इस सवाल को। हम इसे शॉर्टकट में भी करेंगे, हम इसको ऐसे करके देखेंगे कि पलक झपकते ही इस सवाल को कैसे किया जाएगा अगर पेपर में आया तो। समझिए जिस तरीके से हम मानते हैं यदि संख्या x, पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या इसमें होगी x + 2, तीसरी संख्या होगी x + 4 और चौथी संख्या होगी x + 6। जरा गौर से देख लीजिए इस सवाल को। तीसरी संख्या होगी x + 6, 6 और 4 10 और 2 12 प्लस 4x। ये इन संख्याओं का योग होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, x होगी पहली संख्या, दूसरी संख्या x + 2 होगी, जैसे हमने बताया था 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। तो ये संख्या इससे कितनी ज्यादा है? +2 ज्यादा है। ये संख्या अगली वाली सबसे छोटी संख्या से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अगर अगली भी संख्या मान लें तो 8 होगी और यह संख्या इससे 6 ज्यादा है। जरा देख लीजिए, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो पहली संख्या x है, फिर दूसरी तो x + 2 है, फिर तीसरी x + 4 है, फिर चौथी x + 6 है। इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, संख्या आ गई x + 12। और यही कहा गया है कि इन संख्याओं का जो योग है, इन संख्याओं का जो औसत है, तो देखिए सवाल ऐसे होगा 4x + 12 बराबर 27 × 4, क्योंकि 4 संख्याएं, चारों का औसत 27 है, तो चारों का योग होगा औसत गुणा अवयव। इस सवाल को अब हल करना है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x + 12 बराबर 27 चौका 108, तो 4x बराबर 108 माइनस 12, 4x बराबर 96 और 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। x बराबर 24 आ गई, जो कि सबसे छोटी संख्या है। देखिए ये सबसे छोटी संख्या है। 24 भी यहाँ पे विकल्प रखा हुआ है। पहला एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, याद रखना। परंतु आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी सबसे छोटी संख्या में 6 जोड़कर। तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, x + 6 बराबर 24 + 6, सवाल हो गया 30 आ गया उत्तर, और सी हमारा उत्तर है। आपको ये सवाल समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए कि सवाल तो समझ में आ गया। अब हम इस सवाल को देखते हैं कि क्या ये सवाल आसानी से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जरा देखिए गौर से इस सवाल को हम कैसे करना चाहेंगे। तो पहली बात तो हमको सम संख्याओं के कंसेप्ट के बारे में मालूम होना ही चाहिए। जैसे मैंने बताया था 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये इससे 2 बड़ा है, ये इससे 4 बड़ा है और ये इससे 6 बड़ा है। जरा देख लीजिए, तो ये संख्या कितनी है? लगातार 4 संख्याएं हैं। जब लगातार 4 संख्याएं हैं, जब ये लगातार 4 संख्याएं, तो 2 और 4 6 और 2 और 4 6 और 6 12। तो ये जो संख्याएं हैं 2-2 बढ़ती चली जाएंगी। मुझको ऐसा मालूम होगा। जब मुझको ऐसा मालूम होगा तो मन ही मन में ये अपने कैलकुलेशन कर लूंगा कि 2 दूनी 2 और 2 4 और 2 6 लगातार आने वाली जो 2 संख्याएं होंगी, जो कि प्रथम सम संख्याएं होंगी, उनका योग तो 12 हो गया ना। 6 और 4 12 और 2 6 और 4 10 और 2 12। तो जो हमारा योग आएगा 27 चौका 108, ये भी हम मन ही मन करेंगे। 27 चौका 108, इसमें से 12 घटा दीजिए तो उत्तर आएगा 96। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? जो फालतू है, अब जब 96 रह जाएगा तो ये संख्याएं सब बराबर बराबर हो जाएंगी। 2 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये कंसेप्ट होता है कि इस चीज शिफ्टिंग मेथड कहते हैं इस चीज को। तो हमने 18 में से वो घटा दिया जो फालतू बचा,
अब ये चार संख्याओं का योग बच गया जो बराबर हैं दोनों, तो इसका होगा 24। इससे हमने इसे काट दिया तो सबसे छोटी संख्या आ गई। हमको मालूम है सबसे बड़ी संख्या पूछती है, तो 24 + 6 बराबर 30 हो गया। सवाल में कुछ भी नहीं है, इतनी आसानी से हो सकता है। इस वीडियो को दोबारा और बार बार करके देखना, मैंने यही करके आपको ऐसे भी बताया था शुरुआत में, x + 2 x + 4 x + 6 यही फालतू है जो 12 है, ऐसा हमको निकालना पड़ेगा, ऐसा हमको सीखना पड़ेगा जल्दी से, अदरवाइज हमको समय सवाल करने में देर लगेगी। तो अगर ये आ गया आपको समझ में, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। तो ये सवाल देखिए, आप सवाल लिख लीजिए, चार क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 212 है, ऐसा समझ लीजिए 212 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ये सवाल ज्ञात करना है आपको। 212 है तो सब इसका उत्तर मुझे आप लोगों को लिखकर भेजना है जरूर, और जल्दी से लिखकर भेजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने दिया है जैसा करवाया है। देखिए आपके सामने आ गया है आपका चौथा सवाल आज की क्लास का, और बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। ये पहिए वाला सवाल है जो व्रत वाले कंसेप्ट से होगा। देखिए एक पहिया है, ये 1000 चक्कर यदि लगा लेता है तो 1000 चक्कर में ये दूरी तय करता है 88 किलोमीटर की। तो पूछा गया है कि इस पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ऐसे सवालों में ऐसा भी पूछा जाता है कि पहिए का व्यास क्या होगा, पहिए की परिधि क्या होगी, ऐसे सभी सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बात गौर से समझिएगा, यहाँ पे ये बात समझ लेने की है कि ये एक पहिया है और पहिए की ये त्रिज्या होती है, ये r है त्रिज्या, और अगर इसे यहाँ से मिला देंगे तो ये इसका व्यास होगा, याद रखना है। व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसकी जो परिधि होती है, इसकी जो परिधि होती है वो होती है 2πr, समझ लीजिएगा। 2 पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब हो गया त्रिज्या। ये जो त्रिज्या है, तो एक पहिया एक चक्कर लगाने में एक पहिया एक चक्कर लगाने में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, याद रखना है आपको। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर, परिधि के समान दूरी तय करता है, ऐसा समझना, दूरी तय करता है। अब यहां से आगे हम बात करते हैं, जरा गौर से देखिए। इसने ये कहा है इसकी परिधि तो है 2πr, और 2πr में अगर ये 1000 चक्कर लगाता है, याद रखना, एक चक्कर लगाने में ये अपनी परिधि के बराबर तय करता है। तो हमने किया परिधि गुणा 1000, ये एक चक्कर है, परिधि का मतलब एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वो परिधि होती है, और इसने लगाए 1000 चक्कर, तो परिधि गुणा 1000 चक्कर। इसने दूरी कितनी तय की है? इसने दूरी तय की है 88 किलोमीटर की। देख लीजिए, परिधि गुणा 1000, तो दूरी तय की है इसने 88 किलोमीटर चला गया। इसने 1000 चक्कर इस तरीके से लगाता चला गया। 1000 चक्कर जब लगाएगा तो तब 88 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ये है एक चक्कर गुणा 1000 बराबर 88 किलोमीटर। तो यहां मैं जानता हूं कि किलोमीटर को मीटर में बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आप लिख लेना। यहां पर हम लिख देते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये समझने के लिए आवश्यक होता है। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इससे हमने इसे काट दिया। जरा गौर से देखिए, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। देखिए 22 दूनी 44, और 44 से ये 2 बार कट जाएगा, तो r हो गया 2 गुणा 7 बराबर 14 मीटर। सवाल हो गया खत्म। देख लीजिए, अगर सवाल को बार बार आप देखेंगे तो सवाल बार बार आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसे सवालों को हमको कई बार रिपीट कर करके देखना चाहिए। ये सवाल को समझाने में ही देर लगी है। आप सोचो पेपर में होते और आपको ये फॉर्मूला पहले से ही मालूम है, 2πr × 1000 बराबर 88 × 1000। तो जब आप अभ्यास करते हैं ना,
बहुत सारे सवाल आपने समझो 20-20 ऐसे सवाल कर लिए और कई बार कर लिए तो आपको पता चल जाएगा 2πr बराबर 88 किलोमीटर की बात होगी ना, 1000 से 1000 कट जाएगा। चाहे बेशक यहाँ पे 500 दे दिया होता और यहाँ पे 1000 दे दिया होता तो भी क्या होता, बताइए क्या होता। अगर हम यहाँ पर एक सवाल में बदलाव करने की कोशिश करें कि ये 500 चक्कर में लगाता है दूरी, देखिए 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 588 किलोमीटर। तो भी तो हम 500 गुणा 1000 यहाँ पर कर रहे होते, जब हम 1000 कर रहे होते ये तो 2 बार कट गया होता, देखिए तो ये 2 बार कट गया होता। हम फिर भी 22 से 88 से कटने वाली संख्या इधर आएगी, 22/7, 22 चौका 22 44 तो इधर कट जाएगा, 7 चौका 28 हो जाता हमारा उत्तर। आप समझ पा रहे होंगे ऐसी बात। अगर नहीं समझ में आ रही है तो ऐसी चीज़ों को बार बार रिवाइज करके देखते हैं, इस पर सवाल करके देखा जाना चाहिए। आप कोशिश किया करो ऐसे। तो देखिए बोर्ड पर है 5वां सवाल, ये आज का अंतिम सवाल होगा और बोर्ड पर देख लीजिए, ये अनुपात समानुपात का सवाल है। अशोक और प्रदीप की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है। 6 साल के बाद अशोक 26 साल का हो जाएगा, तो प्रदीप की वर्तमान आयु ज्ञात करो। जरा गौर से देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं अशोक और यहाँ पर लिखते हैं प्रदीप, ठीक है। तो अशोक की 4:3 है अशोक की, तो यहाँ पर अशोक की उम्र है 4 और प्रदीप की उम्र है 3। इसने कहा है 6 साल के बाद, इसका मतलब उसकी उम्र 6 वर्ष बढ़ चुकी है, सही हुआ ना, उसकी उम्र 6 वर्ष बढ़ चुकी है। इसके विकल्प हमने नहीं लिखे हैं, विकल्प लिख देते हैं। विकल्प 12, 15, 21, 19.5, 12, 15, 21 और 19.5, 19.5। तो अब देख लीजिए 4:3 है। 6 साल बाद अशोक की जो उम्र जो अशोक की उम्र है वो 26 साल हो जाएगी। तो ये देखिए अशोक की उम्र यहाँ कितनी है, 4 यूनिट। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, जनरली सामान्यतः अगर सवाल को करना है, सामान्यतः इस सवाल को करना है तो हम इसको मान लेते हैं 4x और इसको मान लेते हैं 3x, ठीक है। तो इसकी उम्र तो 4x होगी, इसकी 3x होगी। इसने कहा है 6 साल बाद अशोक की जो आज उम्र है वो 4x है, इसमें 6 जोड़ दीजिए तो ये 26 साल का हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, यहाँ इसकी जड़ में आपको पहुंचना पड़ेगा। अशोक की उम्र आज 4x है, 6 साल बाद उसकी उम्र बढ़ जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। जब 6 साल बढ़ जाएगी तो ये इसकी उम्र 26 साल हो जाएगी, ऐसा समझना है आपको। तो 4x में मैं 6 जोड़ दूंगा, आज से 6 साल बाद होगी ये, तो 26 साल हो जाएगी। बस यही मुझे हल करना है। तो 4x बराबर 26 माइनस 6, 4x बराबर 20। 4 से इसे कटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो हो गया x बराबर 5। जरा गौर से देख लीजिए, कैलकुलेशन है हल्की सी, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है। x की वैल्यू 5 आ गई। अब पूछा गया है वर्तमान उम्र बताइए प्रदीप की, तो वर्तमान उम्र प्रदीप की कितनी है, ये रही। वर्तमान प्रदीप की उम्र 3x, तो 3x बराबर 3 गुणा 5, उत्तर 15 हो गया। तो बात ये हो गई कि जो प्रदीप की वर्तमान आयु है, प्रदीप की जो वर्तमान आयु है वो 15 है। बात सवाल खत्म, और कुछ सवाल में बचा ही नहीं है। देख लीजिए, हमने कहा था शुरुआत में अशोक की उम्र 4x मानी और प्रदीप की उम्र 3x मानी है, तो ये 4x बराबर 6, 4x प्लस 6 बराबर 26 हो जाएगा। सवाल हो गया। अब हम देखते हैं कि पेपर में यदि इसी सवाल को हम कर रहे होंगे तो सवाल किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, हमको दिया है कि उम्र का अनुपात तो 4 अनुपात A और P, इनकी जो उम्र का अनुपात है वो तो 4:3 है। तो हमको मालूम चल गया कि ये 4x होगा, ये 3x होगा। 6 साल बाद जो अशोक की उम्र है वो 20 साल हो जाएगी, सॉरी 26 साल हो जाएगी। तो हमको ये मालूम है आज जो उसकी उम्र होगी 26 माइनस 6 है 20, और कितनी है 26 माइनस 6। ये तो मन ही मन हो जाएगा ना, क्योंकि 6 साल बाद उसकी 26 हो जाएगी, तो आज तो 20 होगी ना, हमने मान लिया। तो ये जो 20 है यही 4 है, 4 बराबर 20, 4 बराबर 20, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर होगा 15। देख लीजिए 3 बराबर 15 होगा। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, और आसानी से अगर इसे समझना चाहें तो हमने देखा कि 6 साल बाद
उसकी उम्र 26 हो जाएगी, तो आज तो उसकी उम्र 20 है। तो ये जो 4 है, 4 बराबर 20 है, तो 4 पंजे 20, तो इसकी वैल्यू भी गुणा 5 करके आ जाएगी, 3 पंजे 15। इसकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बताइए सवाल आपको कैसा लगा? मित्रों, हम लोग खुद खूब पसीना बहा रहे हैं, आप भी खूब सारा पसीना बहाइए। ऐसे प्रश्न हम लोग लाते रहेंगे, ऐसे 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 आप डायरीज बनाइए अपनी, उन डायरीज में इन सवालों को लिखिए। अगर आपको ने पहले गणित कर रखा है और ये सवाल अगर आपको आसान लग रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सवाल आसान नहीं है। आप एक बार कॉपी पेन लेकर बैठिए, पेपर लेकर बैठिए। जब आप पूरा पेपर करेंगे, पहले जीके, रीजनिंग, गणित, हिंदी, आपको मालूम चलेगा ये सामान्य सवाल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हैं। और फिर आपके लिए बहुत आसान है। बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपके लिए। अगर ये सवाल आपके लिए आसान है तो फिर भी ये आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। डायरेक्ट पेपर से उठाए हुए सवाल हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगते हैं, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप नए हैं, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। जय हिंद।